बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान इसका अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले का जो अध्याय है वो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपको अध्याय नंबर 2 के सुंदर और शॉर्ट में जो नोट्स बना रखे हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से देखें और लिखें, और अगर कहीं लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज़ सुनकर उसके अनुसार इन्हें सही करके लिखें। बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है, एकदम सुंदर तरीके से नोट्स बनाया है। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पाठ के हैं। एक बार इन्हें याद कर लें, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। देखिए, इसमें पहला अम्ल। अम्ल की 3 विशेषता हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ये विशेषता जैसे ही अम्ल की परिभाषा आए इसमें लिख दीजिए। पहला, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। और इसके उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, इसकी भी हमने 3 विशेषताएं लिख रखी हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और तीसरा, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। इनके उदाहरण देखिए, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में नेक्स्ट है सूचक। ऐसे पदार्थ जो विलयन यानी जलीय विलयन होता है में उपस्थित अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। यानी सूचक वो पदार्थ होंगे जो किसी पदार्थ में अम्ल या क्षार है या नहीं, उसकी उपस्थिति बता देंगे रंग परिवर्तन करके या उसकी जो गंध होती है उसको परिवर्तन करके। अब नेक्स्ट आता है सूचकों के प्रकार, यानी सूचकों के प्रकार। तो इसमें पहला आएगा रंग के आधार पर सूचक, यानी रंग सूचक। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, रंग सूचक यानी रंग में परिवर्तन द्वारा सूचित करने वाले जो सूचक होंगे वो रंग सूचक कहलाएंगे। इसके बाद देखिए, रंग सूचक ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक रंग सूचक में हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, लिटमस, पेटूनिया और जेरानियम ये होता है। और संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ये बच्चों जो आपके संश्लेषित सूचक हैं ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं कि 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसका देखिए, गंध सूचक या गंधीय सूचक। तो ये भी शब्द को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसकी परिभाषा में याद है। ये क्या करते हैं, अम्ल या क्षारीय विलयन में ये अपनी गंध चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण प्याज, वेनिला, लौंग तेल, एसेज, ये सभी क्या है, गंधीय सूचक है। इसके बाद देखिए आता है सार्वत्रिक सूचक। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। तो ये कौन से पदार्थ में कितने हाइड्रोजन है आयन है उसके आधार पर ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब इसके बाद लिटमस विलयन। यह बैंगनी रंग का रंजक होता है, यानी जो लिटमस विलयन होगा वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस पेपर अलग होता है और ये लिटमस विलयन है, यानी सॉल्यूशन के रूप में है। यह लिटमस विलयन जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। यानी ये लिटमस विलयन, ये याद रखना आपको है कि लाइकेन यानी लिचेन से ये प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या पदार्थ बनेंगे। देखिए, अम्ल प्लस धातु यानी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उदाहरण देखिए, Zn जिंक ये धातु हैं और इसमें अम्ल H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना और H2 हाइड्रोजन गैस निकली। तो इस प्रकार से अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तथा लवण बनता है। अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चला कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है, तो हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे ही हमने रिएक्शन करवाई और उस जार के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी, तो इसका अर्थ है कि उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तथा लवण बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी क्षारकों के साथ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यानी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और क्षारक की भी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन ये सभी क्षारक के साथ संभव नहीं है, सभी धातुओं के साथ। अब देखिए, Zn जिंक का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जिंकेट वाली सोडियम जिंकेट का निर्माण, तो ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, तो याद रखें। उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो दोनों की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जल बनता है। ये तीन चीज़ें बनेंगी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। इसके उदाहरण देख लीजिए, Na2CO3 ये कार्बोनेट है, इसकी अम्ल HCl के साथ करवाई तो NaCl H2O प्लस CO2 गैस उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके साथ HCl की अभिक्रिया करवाई तो NaCl H2O प्लस CO2 बनाए। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनता है। अब देखिए, बॉक्स में लिख रखा है, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया दो विपरीत प्रकृति के पदार्थ या विलयनों के मध्य होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब दो पदार्थ विपरीत प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के होंगे तभी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, याद करें उदाहरण सहित। अम्ल और क्षारक परस्पर मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक दोनों मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, NaOH प्लस HCl तो NaCl प्लस H2O बनेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड होते हैं, उनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यानी धातु ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड ये क्षारीय होते हैं, तो क्षार और लवण के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ये अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पड़ा, वैसा ही यहाँ पे, क्योंकि दो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और H2O यानी जल बनेगा। इसके बारे में नेक्स्ट आता है, देखिए अधातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, तो इनकी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह हो गया। देखिए, इसमें क्षारक और अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनेगा, क्योंकि धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच अभिक्रिया होती है तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O जल बनता है। अच्छी तरह से देखते जाए, अच्छी तरह से लिखते जाए। अगर कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बारे में नेक्स्ट देखिए, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन होते हैं जिनके कारण विद्युत का चालन होता है। अम्ल और क्षारक का जो जलीय विलयन होगा उसमें मुक्त आयन H पॉजिटिव होगा या H3O पॉजिटिव होगा या OH नेगेटिव होगा। ये आयन होंगे, इनकी वजह से उसमें क्या होगा, ऊष्मा का यानी विद्युत का चालन होगा। तो विद्युत के चालन के लिए किसी भी पदार्थ में आयनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें विद्युत का चालन होगा। इसके बारे में देखिए, क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे उसे क्षार कहेंगे। तनुकरण क्या होता है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी जल में अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो अम्ल मिलाने से पहले उसमें प्रति इकाई है ना आयतन में आयन अधिक होते हैं, लेकिन जैसे जल में मिलाएंगे तो वो कम हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। यानी प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी होना तनुकरण कहलाता है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, pH स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने का स्केल क्या कहलाता है? pH स्केल कहलाता है। यानी कोई भी विलयन है उसमें H पॉजिटिव आयन उपस्थित है और उसकी सांद्रता बताने वाले जो स्केल होता है उसे pH स्केल कहा जाता है। अब pH में P का अर्थ होता है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। pH स्केल से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। यानी pH स्केल में 0 से 14 तक pH ज्ञात किया जाता है, जिसमें जो 0 होगा इस तरफ अधिक अम्लता होगी। यानी जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लता अधिक होगी, और जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे तो उसमें अम्लता कम होगी और क्षारीयता अधिक होगी। और इनके बीच में मध्यम में एकदम 7 है, वहाँ उदासीन होता है। वहाँ जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। 7 से पहले अम्लता अधिक होगी और 7 से बाद क्षारीयता अधिक होगी। H पॉजिटिव आयन में वृद्धि होगी, यानी 7 से 0 की तरफ H पॉजिटिव आयन में वृद्धि होती है और 7 से 14 की तरफ H पॉजिटिव में सांद्रता में कमी होती है। इसके बाद में जो बीच में 7 है वहाँ 7 पे उदासीन विलयन होगा जिसका pH मान 7 होगा। अम्लीयता विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। जठर रस यानी अपनी जो आंत में जो रस पाया जाता है जठर रस, उसका pH मान 1.2 होता है और नींबू का रस इसका pH मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका pH मान 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका pH मान 14 यानी 14 होता है। प्रबल अम्ल, अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होंगे। दुर्बल अम्ल, कम संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। CH3COOH एसिटिक अम्ल और HCOH। इसके बाद में आता है प्रबल क्षारक, अधिक संख्या में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी अधिक संख्या में OH पॉजिटिव उत्पन्न करेंगे वो प्रबल क्षारक, और जो अब दुर्बल क्षारक कम संख्या में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। यानी देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अम्ल में अधिक
H पॉजिटिव उत्पन्न करने वाले प्रबल होंगे और कम H पॉजिटिव उत्पन्न करने वाले दुर्बल होंगे। और इस प्रकार क्षारक में OH नेगेटिव ज़्यादा उत्पन्न करने वाले प्रबल और OH नेगेटिव कम उत्पन्न करने वाले दुर्बल क्षारक होंगे। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच होता है। इसके बाद में अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। यानी शुक्र, इसका जो वायुमंडल है उसमें पीले और सफ़ेद कलर के जो बादल होते हैं उनसे बना होता है। तो वो किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। जब हमारे उदर में अपच की स्थिति में ज़्यादा अम्ल उत्पन्न होता है तो उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। यानी जब हमारे शरीर में भोजन सही से पाचन नहीं होता है तो उस समय हमारे शरीर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड क्षारक है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका उपयोग जब पेट में अम्ल की वजह से जो जलन होती है उसे कम करने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दंत क्षय, यानी हमारे दांत क्षय क्यों हो जाते हैं, खराब क्यों हो जाते हैं। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अपने मुंह का जो pH मान है वो 5.5 से जैसे कम होता है तो दांत क्षय यानी सड़ने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल होता है। अपने जो दांत होते हैं उसका इनेमल, ये बाहरी आवरण है, ये सबसे कठोर पदार्थ है शरीर का। मधुमक्खी के काटने पर दर्द व जलन होता है क्योंकि मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जो दर्द व जलन उत्पन्न करता है। यानी मधुमक्खी का जो डंक होगा वो क्या करेगा, अम्ल छोड़ेगा तो जलन होगी। इसको कम करने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। यानी बेकिंग सोडे का उपयोग इस जलन को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, नेटल पौधे के डंक वाले बाल, यानी नेटल का जो पौधा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, उसके बाल में मेथेनोइक अम्ल होता है। जो मेथेनोइक अम्ल जैसे वो डंक अपने चुभता है तो अपने शरीर में छोड़ देता है। इसका इलाज डोक पौधे की पत्तियां रगड़ कर किया जाता है। जो डोक पौधा होता है वो उसी के पास में होता है, जहाँ ये नेटल पौधा होता है उसी के पास डोक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को रगड़ कर इसका इलाज किया जाता है। इसके बाद में देखिए, सिरका, इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, वह होता है। देखो, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल है। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लवणों के प्रकार। अम्ल और क्षार का लगभग हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद में आएगा लवणों के प्रकार, यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है उदासीन लवण। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं। इस लवण का pH मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो इससे जो लवण बनेगा वह उदासीन होगा, यानी ना वो क्षारीय होगा ना ही अम्लीय होगा। दूसरा, अम्लीय लवण। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक आपस में क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। इस लवण का pH मान 7 से कम होता है। यानी ऐसा लवण जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय लवण होगा। और उसमें प्रबल अम्ल यानी अम्ल की तेज अम्ल होगा और दुर्बल अम्ल यानी जो दुर्बल क्षारक होगा। और क्षारीय लवण, इसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करके क्षारीय लवण बनाता है। इस लवण का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो देखिए 3 प्रकार के लवण हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। तीनों के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसके बारे में नेक्स्ट देखिए,
साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl और इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में, व्यंजक चूर्ण बनाने में, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस कारण इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखिए NaCl, इसका H2O यानी जल में अभिक्रिया करवाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें से, तो NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 यानी क्लोरीन गैस बनेगी और H2 गैस भी उत्पन्न होगी। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद विरंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र CaOCl2 शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी शुष्क भुजा हुआ चूना होगा, उस पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। देखिए अभिक्रिया CaOH प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस H2O, और इसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए और वस्त्रों का विरंजन करने में, यानी वस्त्रों का, कपड़ों का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया देखिए NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसका जल के साथ विलयन बनाएंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके NH3 अमोनिया डालेंगे, तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा बनेगा। और इस बेकिंग सोडे का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए, यानी जो मुलायम पकोड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो बेकिंग सोडा से बनते हैं। तो ये इसका पहला उपयोग। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए इसका दूसरा उपयोग। अग्निशामक में इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। और तीसरा, पेट की अम्लता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O और इसका उपयोग होता है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए ये धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल का जल क्या होता है? क्रिस्टल का जल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देखिए इसमें CuSO4.5H2O, इसमें जल के 5 अणु हैं। Na2CO3.10H2O, इसमें जल के 10 अणु हैं। CaSO4.2H2O, इसमें जल के 2 अणु हैं। इस प्रकार से इन अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें देखिए ये दूसरा और अथवा में लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होगा, ये ध्यान थोड़ा सा सही करें इसको। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.5H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और घरों में सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।